हाय दोस्तों। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। जो 7-8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आएगा। तो आप इसे सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से पढ़ें और इसको सोल्व करें, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सकें। यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो आप इसे अच्छी तरह देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि टीचर कौन सा ऐसा तकनीक अपनाता है जिससे जो अधिगम करता होता है यानी स्टूडेंट जो होता है उसको हानि पहुंचता है। तो वो जो है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 4 में अधिक विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखे। यदि अधिगम गति का ध्यान रखेगा तो जो है ना, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसको क्या हो जाए, हानि पहुंचेगा। क्योंकि यदि उसको प्रेशर, एक तरह प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा छात्रों के बीच। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि यदि कोई एग्जामिनर आपको किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके सामने यदि कोई खड़ा हो जाए तो आप प्रेशर हो जाता है, आपके पास प्रेशर हो जाता है। उसी तरह जो है, अधिगम गति का ध्यान है ना रखना ही जो है क्या हो जाता है, हानिकारक होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। आगे है तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कह रहा है कि क्या कक्षा में अंतः ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कक्षा में अंतः ज्ञान चिंतन, जो अंतः ज्ञान का चिंतन होता है उसका अंतः ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि हाँ, अंतः ज्ञान को चिंतन को प्रोत्साहित, हाँ, बच्चों को जो है अंतः ज्ञान अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायक होता है। इसलिए जो है अंतः ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वही कह रहा क्या जो है, कक्षा में अंतः ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आंसर 1 हो जाएगा, हाँ करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो अंतः ज्ञान करेगा या अनुमान लगाएगा, उससे ज्ञानात्मक चिंतन में क्या होगा, विकास होगा, में सहायक होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक आंसर सही हो जाएगा। बाकी सब गलत है। कह रहा हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए। जब बच्चों को तुरंत सही उत्तर बता देगा तो उससे बच्चा में क्या है, निगेटिविटी फैलेगा। निगेटिव सेंटेंस हो गया ये, इसलिए क्या है, गलत सेंटेंस हो गया। थर्ड में करा कि नहीं, अंत ज्ञान चिंतन व्यक्ति परक और अवैज्ञानिक होता है। अवैज्ञानिक नहीं होता है ना, वैज्ञानिक होता अंत ज्ञान चिंतन। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे है, नहीं, अंत ज्ञान केवल कल्पना, करा केवल कल्पना से ही अंत ज्ञान हो सकता है, ऐसा थोड़े है कि केवल कल्पना से अंत ज्ञान हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि विद्यार्थी के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर लिए प्रेरित करना चाहिए। करेक्ट, शिक्षार्थी विद्यार्थी है और उसको सार्थक शिक्षक बना शिक्षा शिक्षण देना है। यदि सकारात्मक शिक्षण देना है, यदि सकारात्मक टीचिंग करना है, तो उसको जो है उत्साहित करने के लिए, सार्थक शिक्षण के उत्साहित करने के लिए जो है विद्यार्थी को, टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, है ना। करा उत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए करा विद्यार्थी के सार्थक शिक्षक के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य पूर्ण, अब उद्देश्य पूर्ण के स्थान पर, है ना, पहले पीछे से पढ़ना है, उपलब्धि, उपलब्धि को प्रेरित करना चाहिए। सबसे पहले है, यदि उद्देश्य पूर्ण चाहते हैं कि उद्देश्य पूर्ण उत्साहित किया जाए विद्यार्थियों को, तो सबसे पहले उपलब्धि के लिए प्रेरित करना। कोई चीज के मान लीजिए शिक्षा पढ़ाने जा रहे हैं, तो शिक्षा पढ़ाने से शिक्षा को हमें बताना होगा कि शिक्षा पढ़ने से क्या फायदा है ना। जैसे उसको फायदा समझ में आएगा तो बच्चा जो है अधिगम अधिगम करना कर लेगा। यानी सबसे पहले अधिगम करने के लिए सिखाना नहीं चाहिए, सबसे पहले उपलब्धि बताना चाहिए किसी चीज का, तब उसका लिंक जोड़ना चाहिए, तब उसका उस काम को करने के लिए कहना चाहिए। तब जो है बच्चा पढ़ने में उसको आसानी होगा, मन लगेगा। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि
कि विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए, यदि सार्थक शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को चाहते हैं उत्साहित करने के लिए, तो सबसे पहले आपको उपलब्धि बताना है। शिक्षा का पहले उपलब्धि बताना है और उसके बाद जो है अधिगम करना है, शिक्षा को सिखाना है। यानी इस प्रकार जो आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी उन्हें उद्देश्य रूप में जो है अधिगम के स्थान पर उपलब्धि प्रेरित करना चाहिए, ना कि पहले अधिगम उपलब्ध प्रेरित करना चाहिए। जिस दिन अधिगम का जिस दिन अधिगम के बारे में पॉजिटिविटी समझ में आ जाएगा, बच्चा खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। अधिगम के बारे में कर रहा है, शिक्षा के बारे में कर रहा है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण प्रभावित होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत प्रभावित होता है। यदि कोई बच्चा जो है कोई अच्छा परिवेश में जन्म लिया है तो उसका अच्छा परिवेश ही विकसित होगा। यदि कोई निम्न परिवेश में जन्म लिया है तो निम्न परिवेश में उसका उसी प्रकार पर्यावरण पर डिपेंड करता है। यानी किसी अधिगम का डिपेंड जो है पर्यावरण पर डिपेंड करता है कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा माहौल है ना। तो इसी तरह से जो है आपका करा अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा एक हो जाएगा। एक में करा है रुचि या समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। सही बात है, रुचि होना या समुदाय दोनों के दोनों क्या है, पर्यावरणीय कारक है। रुचि या समुदाय जो है दोनों क्या है, पर्यावरणीय कारक है। यानी रुचि रहेगा तभी जो बच्चा जो है ना अधिगम व्यक्ति कर सकता है। यानी रुचि होना बहुत जरूरी है। आगे करा कि किसी शिक्षक को सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा। यदि कोई शिक्षक है और उसको सिखाने के लिए कोई चीज सिखाना है, बच्चा को सिखाने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा। यदि सिखाने के लिए आकलन करने के लिए क्या सुनिश्चित करना होगा, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 2 में कह रहा कि प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना, प्रत्येक बच्चे कार्य का विश्लेषण करना होगा। उसके बाद जो है उनके अबोध में अंतर ज्ञान ज्ञात करनी चाहिए, और उसमें जो उसका बोध यानी ज्ञान में जो अंतर आएगा, यानी जितना चाह उतना नहीं आएगा, है ना, अबोध में अंतर आएगा तो उसको ज्ञात करना जानना है ताकि उसमें सुधारा जा सके। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही जगह। बाकी सब गलत है। अगर किसी आकलन परीक्षण में केवल हानि हाँ या ना में प्रश्न दोनों देना चाहिए। अब सोचिए आकलन के लिए सिर्फ हाँ या ना में आंसर दीजिएगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। आगे है 3 में करा अंकों के आधार पर विद्यार्थी की तुलना करना चाहिए। कभी भी विद्यार्थी को जो है ना, नया जो शिक्षा नीति आया है उसमें अंक के आधार पर तुलना नहीं किया जाने का प्रावधान किया गया। 4 में करा बच्चों को स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल की भी बात नहीं किया गया, है ना, पेपर पेंसिल का भी बात नहीं किया गया। इसलिए आंसर जो है 2 हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है। एक कक्षा में एक बच्चा है जो अपने सहपाठी से इस तरह व्यवहार करता है और उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है और उसी तरह उसको घर में भी बर्ताव उसी तरह किया जाता है। यह किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। अवलोकनात्मक का अधिगम का, जो इस तरह करता है अवलोकनात्मक अधिगम इस तरह करता है, जैसा वो सीखता है वैसा वो काम करता है, अवलोकनात्मक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो पियाजे जो सिद्धांत दिए थे उसको कौन आलोचना करता है, यानी कौन सिद्धांत जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, किस बात को फुलफिल। तो 7 के 1 हो जाएगा कि पियाजे ने जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दिया था, सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिए थे पियाजे, उसमें जो बच्चों को क्षमता के काम कर आका गया था। बच्चा की जो क्षमता को जो है जो पूर्व संक्रियात्मक दिया गया था उसमें क्या हो कमतर आका गया था, यानी बच्चा को जो है उसमें शामिल नहीं किए थे। इसलिए जो है इनको इस बात के लिए आलोचना किया गया था। बाकी सब
बाकी सब सही है। कि पियाजे ने विकास का सतत आगे करा है, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे ने जब बच्चे को, यही तो आलोचना करता है, यही बात तो आलोचना करता है, नहीं माना था। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होता है। पियाजे को विश्वास नहीं था कि बच्चा क्या होता है, बुद्धिमान होता है। यानी पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को क्षमता को कमतर आंका था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान। एक सामाजिक संरचनावादी में जो है परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान क्या है, तो अधिगम और ज्ञान क्या है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होना। शिक्षिका की मदद से जो है, मदद से विद्यार्थियों को द्वारा सह संरचित होना। सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम अज्ञान यही है कि शिक्षिका के माध्यम से जो बच्चा सीखता है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाद बाकी सब गलत है। विद्यार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जा सकता है ना, केवल केवल लगा दिया इसमें, केवल पाठ्य पुस्तक से ही निर्देशित निर्धारित होता है, ऐसा बात नहीं है। केवल पाठ्य पुस्तक से सीखता है, समाज से भी आदमी कुछ सीखता है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को संचारित किया जाता है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी कभी भी शिक्षक के द्वारा संचालित नहीं किया जाता। विद्यार्थी जो है खुद ब खुद पढ़ता है, बस थोड़ा हेल्प करता है, सिर्फ बस हेल्प माध्यम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, वैसा स्टूडेंट या छात्र जिसका अधिगम विकार है, माने अधिगम विकार है, पढ़ने में उसको समस्या है, कि एक सीखने के लिए, कि सिखाने के लिए है ना, निम्न से कौन सी सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त करना होगा। इसके लिए जो है आपका आंसर 3 हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि विविध या शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना चाहिए। विविध शिक्षा शास्त्री मैंने अलग अलग तरह का शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना चाहिए, ना कि एक के पद्धति से पढ़ाना चाहिए, एक के तरीका से नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चा को अनेक तरीका से पढ़ाना चाहिए, ताकि कोई ना कोई तरीका वो सीख जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का रहा है कथन 1 में कि विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। सही बात है। 10 में कह रहा है कि सही कह रहा है कि विविध प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी जो है विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक से आर्थिक, सामाजिक से आता है, सामाजिक आर्थिक से आता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है, उससे क्या होता है कि विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ता है। जितना भी स्टूडेंट रहता है सबका अनुभव बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग परिवेश से आता है, अलग अलग परिवार से आता है, अलग अलग माहौल से आता है, तो हर बच्चा के माहौल के हिसाब से विकास रहता है, तो उसके अनुसार वो बच्चा सीखता है एक दूसरे से। आगे कर आर में करा कि समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित। करा कि समावेशन से केवल दृष्टि बाधित बच्चा उसी को लाभ होता है, ऐसा थोड़े है। लाभ होगा, सबको लाभ होगा, दृष्टि बाधित रहे या विकलांग रहे या कोई रहे। इस प्रकार के सही हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ये तो सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर, एल्गोरिदम विधि दिया हुआ है, ये में कह रहा है एल्गोरिदम विधि। एल्गोरिदम विधि जो है किसमें मैच करेगा, एल्गोरिदम विधि जो है एक का आंसर हो जाएगा, एक का 3 आंसर हो जाएगा, एक में एक का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 3 में कह रहा है कि एल्गोरिदम विधि में कह रहा है एक समस्या को उप लक्ष्यों में विभाजित करना है। एल्गोरिदम का काम है कि समस्या को उप लक्ष्यों में विभाजित करता है और प्रत्येक उप लक्षण को हल करता है, प्रत्येक क्या करता है, हल करता है। उसका होरिस्टिक होरिस्टिक है ना, होरिस्टिक जो है बहुमुखी या चहुमुखी विकास की कहता है होरिस्टिक। तो होरिस्टिक जो है, इसका होरिस्टिक का जो हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, होरिस्टिक का 2 हो जाएगा, है ना। कह रहा 2 में कह रहा एक समस्या को शोध प्रणाली हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि को है होरिस्टिक कहते हैं। यानी होरिस्टिक में चहुमुखी विकास हुआ ना, यानी चरण दर चरण निर्धारित प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया होता है, कोई विकास होता है,
तो चरण दर चरण होता है, ना कि एक डेवलप हो जाता है। तो बी के 2 हो गया, एक के 3 हो गया। और सदृश्यता, तो सदृशता किसे कहेंगे? सी का कौन हो जाएगा? तो सी का आपका एक आंसर हो जाएगा। सी में कह रहा है कि समाधेय समरूप समस्या समाधान को ध्यान में रखना, समाधेय समरूप समस्या को समाधान में रखना सदृशता कहलाता है। जबकि साधन साध्य विश्लेषण, इसका सामने सामने हो जाएगा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्राप्त है। इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा आपका एक के 3, दो के 2, सी के 1 और डी के 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि कथन ए दिया हुआ है, तर्क आर दिया हुआ है ना। कथन ए दिया हुआ, कथन आर दिया हुआ। कथन ए में कह रहा है कि सदृश सामग्री के एक सदृश सामग्री के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं को संकल्पनात्मक सक्षम को बढ़ावा देता है ना। तो कौन आंसर हो जाएगा? कह रहा कि सही बात है कि कोई कह रहा सदृश सामग्री, कोई सदृश सामग्री है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको डायरेक्ट देख रहे हैं ना, सदृश है, दिखने लायक है, दिखने योग्य है। तो सदृश सामग्री के एक संग्रह और उसका संग्रह किए हुए है, संग्रह का इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल करना, संग्रह का इस्तेमाल करना, उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना। उसके बाद जो अधिगमकर्ता होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको उस बात पर चर्चा करवाया जाता है। तो अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ समझ को बढ़ाता है। इससे क्या होता है? तो संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो चीज देख लिया है अब उसके बारे में वर्णन करे कहा जा रहा है। तो क्या करता है? संकल्पनात्मक, तो सही है, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाता है। फिर आर में कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूद विचारों के नए विचार से जोड़ता है। सही बात है, जो पुराना विचार है उसका नया विचार में जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। यानी ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए संख्या व्याख्या नहीं करता, लेकिन एक दूसरे व्याख्या नहीं करता। अपने आप में दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता है ना। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आगे क्वेश्चन 13 के बारे में करा कि लेब बायोगैस की, लेब बायोगैस की है ना, लेब बायोगैस के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होना होती है? उस क्षेत्र के बीच में, किस क्षेत्र के बीच में? लेब बायोगैस के अनुसार जो है, जो लेब बायोगैस के अनुसार नए ज्ञान का जो संरचना किस क्षेत्र में होता है? तो नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 में हो जाएगा आंसर। 4 में कह रहा है कि जो बच्चा जानना चाहता है, अब जो बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे 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 ज्ञान ज्ञान होना चाहिए। सही बात है, जो बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावक जो उसके टीचर है, शिक्षक है, के विचार से उसका ज्ञान को होना चाहिए, उसके ज्ञान से होना चाहिए, टीचर ज्ञान से होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन 14 में करा कथन ये में कि बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यकृत करना कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत बहुलता विविधता होता है। कर बच्चा के बारे में करा है, बच्चा और बचपना के बारे में करा है कि उसको सामान्यकृत करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें इतना बहुलता होता है, इतना विविधता होता है कि आप आकलन नहीं लगा सकते हैं, है ना, जितना विविधता होता है। तो इसलिए क्या होगा? तो ये क्या है? सही है, सही बात है कि बचपन में जो है बहुलता विविधता की मात्रा ज्यादा होता है ना। लेकिन आर में कह रहा है, आर में कह रहा है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है ना। बचपन के बारे में कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति संकल्पना है। तो सामाजिक संस्कृति संकल्पना थोड़े है। बचपन जो है जो तो बायोलॉजिकल होता है ना, बच्चा जन्म लेता है तो छोटा है, तो इसमें सामाजिक संस्कृति संकल्पना नहीं नहीं है।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी 3 आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 15 कि अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम हेतु जो है एक अच्छा वातावरण देना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, उसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए टीचर को जो है ना, क्या करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 3 में करा कि 3 में करा यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करता है। अरे यह मानना चाहिए कि जो भावनात्मक है और जो संज्ञानात्मक पहलू है, दोनों एक दूसरे से क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे करा कि एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टि बाधित है के लिए शिक्षा स्तरीय क्या प्रावधान करने चाहिए। तो दृष्टि बाधित के क्या प्रावधान करना चाहिए। जो दृष्टि बाधित है, जिसको नहीं दिखता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपको, आंसर 2 हो जाएगा। आंसर 2 में करा कि बहुत से स्पर्शी मुद्रण संसाधनों को इस्तेमाल करना चाहिए। जो मुद्रण स्पर्शी संसाधन है उसको क्या करना, इस्तेमाल करना। बाकी सब नहीं हो जाएगा। बहुत से दृश्य प्रदर्शित करना। अब जो अंधर बच्चा है उसको दृश्य क्या प्रदर्शित करेगा, क्या देखेगा बेचारा, कुछ नहीं देख पाएगा, यानी गलत हो गया। उसके बाद है 3rd नंबर में कि ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे कार्य करना चाहिए। अब ब्लैक बोर्ड पर कार्य कैसे करे, देखिए नहीं करे तो ब्लैक बोर्ड पर काम कैसे करेगा, ये भी गलत है। फिर करा नेक्स्ट करा 4 में करा मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना। मौखिक संकेत भी कैसे देख सकता है कि कैसे उसका मौखिक संकेत दे रहा है टीचर, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। आगे है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। करा जो बाह्य दंड है और पुरस्कार है तो किस स्तर में नियंत्रित होता है ना, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक। जो दंड देने की बात कहा गया है, पूर्व पारंपरिक में कहा गया कि बच्चा को थोड़ा सा दंड भी देना चाहिए और पुरस्कार भी कभी कभी देना चाहिए, यानी किसमें देगा, पूर्व पारंपरिक में, पूर्व पारंपरिक, है ना। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जब पहली बार विद्यालय जा रहा है, उसका कोई पीढ़ी कोई परिवार से विद्यालय नहीं गया है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, किस तरह के निर्देश देना चाहिए। तो उस तरह के बच्चे को जो पहली बार स्कूल गया है, कोई परिवार में उसका नहीं गया है, तो उस तरह के बच्चे को जो है इनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति का सम्मान करते हुए जो है उन्हें स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बच्चा को जो है स्कूल की भाषा से, क्योंकि स्कूल का भाषा थोड़ा दूसरा टाइप का होता है गांव के भाषा से, है ना, या क्षेत्रीय भाषा से थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, तो उसका से परिचित करवाना चाहिए, क्योंकि पहली बार स्कूल गया, उसे मालूम नहीं है किस तरह स्कूल में भाषा चलता है, क्योंकि उसका परिवार भी कभी स्कूल नहीं गया। आगे का क्वेश्चन होना है इसके बारे में कि एक बालक केंद्रित कक्षा क्या होना चाहिए। देखिए आज जो नया पॉलिसी बना है एजुकेशन का, सब पॉलिसी बालक केंद्रित बना, न कि टीचर केंद्रित बना। तो ये कह रहा है कि बालक केंद्रित कक्षा क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह कक्षा को जो है बालक केंद्रित कक्षा कहेंगे। तो सबसे पहले तो पहला कह रहा है कि बहुत से संसाधनों का प्रावधान करना। सही बात है ये तो, कि संसाधन प्रावधान करना ही क्या है, बालक केंद्रित शिक्षा है, यानी बालक के जो है हर तरह के संसाधन होना चाहिए, फुटबॉल भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए, हर तरह का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, चूंकि जितना जो है बच्चा को संसाधन मिलेगा उतना बच्चा विकास करेगा। आगे है उसका लचीला समूहीकरण भी होना चाहिए। सही बात है, हार्डनेस कभी नहीं होना चाहिए, लचीला स्वाभाविकरण होना चाहिए, लचीला समूहीकरण होना चाहिए। उसके बाद 3rd में करा है ज्ञान का एकमात्र आधार पाठ्य पुस्तक है। देखिए गलत हो गया, ज्ञान का एकमात्र आधार पाठ्य पुस्तक है। एकमात्र आधार ज्ञान तो है ना, छात्र से भी प्राप्त करता है, टीचर से प्राप्त करता है, बुक से भी प्राप्त करता है, बहुत सारा माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का जो है, बहुत सारा माध्यम है, न कि सिर्फ एकमात्र पाठ्य पुस्तक है, गलत है। उसका 4 में कह रहा है कि छात्रों की सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। सही बात है
कि छात्र की सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। यदि छात्र को इन्वॉल्व नहीं करेगा टीचर क्लास में, तो बच्चा वो दूसरा तरह काम करेगा, दूसरा तरह सोचेगा, दूसरा तरह काम करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए छात्रों को जो है सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। तो इस वजह से इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, है ना। 1 2 4 किस ऑप्शन में है, 1 2 4 जो ऑप्शन में है, 1 2 4 ऑप्शन किस में है, 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, है ना। करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो है क्वेश्चन करा कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है। हार्वर्ड गार्डनर बोले थे कि बुद्धि जो है व्यापक क्षमता है, मतलब इतना ज्यादा क्षमता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो संचित ज्ञान अनुभव पर निर्भर करता है, संचित ज्ञान अनुभव पर निर्भर करता है, व्यापक क्षमता, कि जितना ज्ञानी है उतना क्षमता उसके पास दिमाग में है, जितना कम ज्ञानी उसको उतना कम क्षमता उसका। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार था कि बुद्धि एक व्यापक क्षमता होता है, बुद्धि एक बहुत बड़ा व्यापक और बहुत बड़ा होता है। जो संचित ज्ञान है, जितना हम लोग संचित करना कर सकते हैं, अनुभव पर निर्भर करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है। विकास की दिशा और क्रम जो है हर बच्चे के लिए क्या होता है, समान होता है। सही बात है, विकास का क्रम, है ना, विकास का दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा का अपनी गति से विकास करता है। उसके बावजूद जो है हर बच्चा अपने गति से अलग अलग विकास करता है, क्योंकि दिमाग सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन किसी का तेज दिमाग काम करता है, किसी स्लो काम करता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकास होता है। यह बाल बाल विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत पर दर्शाता है। तो इस तरह की जो चीज होता है कि हर बच्चा का विकास दिमाग का अलग अलग होता है, किस पर डिपेंड करता है, जबकि विकास का दिशा और क्रम हर बच्चे में समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 में हो जाएगा। 21 के आपका आंसर हो जाएगा, है ना। व्यक्तिगत व्यक्तिगत के कारण जो है डिपेंड करता है बच्चा के मस्तिष्क विकास। कोई व्यक्ति का बच्चा का विकास है ना, बढ़िया व्यक्तित्व है तो बढ़िया विकास होता है, बढ़िया परिवार से आया तो बढ़िया दिमाग का विकास होता है, बढ़िया परिवेश से आया तो बढ़िया बढ़िया एनवायरमेंट से आया तो सारा कुछ, यानी सब कुछ डिपेंड करता है व्यक्तिगता पर। कोई व्यक्ति पर डिपेंड करता है, कोई ज्यादा तेज है कोई कम तेज है। आगे है करेक्ट, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखता। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि बच्चा किस तरीका से सीखता है और किस तरीका से नहीं सीखता है। तो बच्चा को जो है रचनाबाद तरीका से सिखाइएगा तो सीखेगा, यदि रचनाबाद तरीका से सिखाएगा तो सीखेगा, लेकिन असंरचनावादी तरीका से नहीं सीखेगा। अब उसको असंरचनावादी तरीका से सिखाइएगा तो बच्चा नहीं सीखेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाइएगा तो क्या बच्चा नहीं सीखेगा। और रचनावादी तरीका से सिखाइएगा यानी एक के बाद एक सिखाइएगा, सीक्वेंस में जोड़ के सिखाइएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के कार्य, विद्यार्थियों के कार्य विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियां, है ना, क्या इंगित करता है। तो विद्यार्थी के कार्य में जो त्रुटि हो जाता है वो क्या चीज इंगित करता है, तो इंगित ही करता है ये चीज, कर विद्यार्थियों के अन्य सामाजिक, 2 नंबर हो जाएगा, विद्यार्थियों के अन्य समकक्षीय की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता को डिपेंड करता है ना। तो कह रहा है कि ऑप्शन 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों के अन्य समकक्षीय की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता को डिपेंड करता है त्रुटि। यदि कोई त्रुटि बच्चा करता है तो है ना, यही होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान कैसे की जाती है। आप प्रतिभाशाली बच्चा को है उसको कैसे आप पहचान करिएगा कि प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है। तो उसको पहचान करने के लिए जो है सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक के बारे में, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर रहना। सही बात है, प्रतिभाशाली बच्चा वही होगा जो चुनौतीपूर्ण कार्य उसको पूरा करने के तत्पर रहेगा, काम करने को तैयार रहेगा, ना कि उसको काम करे कहिए नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तत्पर रहना चाहिए काम करने के लिए, तो क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली बच्चा के अंतर्गत आएगा। अगला है करा किसी बाहरी प्रेरणा के बिना काम करने में अक्षमता है। अब सोचिए, बिना बिना बहुत अच्छा बात बोल रहा है
कि किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना, मैंने बाहरी अभिप्रेरणा नहीं लगा उसको, उसके बावजूद भी वो अच्छा सक्षम है काम करने में। आप बाहरी प्रेरणा लग रही तो आओ सक्षम हो जाएगा, तो ये कहीं गलत होगा। फिर कह रहा है थर्ड में, कह रहा है मौलिक सोच द्वारा। अच्छे, सही बात ये भी है कि मौलिक सोच क्या होता है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसका मौलिक सोच एक अलग तरह का होता है। मौलिक सोच क्या होता है, और डिफरेंस होता है, अलग होता है। फिर हम बात करते हैं कि बहुविधि समाधानों की क्षमता होता है। जो टैलेंटेड बच्चा होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उसमें जो है बहुविधि समाधान करने की क्षमता होता है। यानी बहुत अलग तरह से जो है, बहुत विधि से जो है कोई समस्या का समाधान करता है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका एक, एक, तीन और चार, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक सही है, 3 सही है, 4 सही है। 25 के बारे में करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है 2005 2020, है ना, सुझाई गई सामग्री में 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तावित करती है। कर 360 डिग्री, जैसे 360 डिग्री मान रहा है, बात कर रहा है, 360 डिग्री बात कर रहा है, इसका मतलब चहुमुखी विकास के बारे में बात कर रहा है ना। 360 डिग्री का मतलब हुआ चहुमुखी विकास होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दे रहा है आपको 3 हो जाएगा कि, है ना, 3 आंसर देगा। स्व आकलन, अब विद्यार्थी समूह का आकलन का समावेश होना चाहिए। जो भी नया आया है पॉलिसी, स्व आकलन करने का बताया गया कि आप स्व आकलन करें कि हमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है, कैसे सुधारा जाना चाहिए। यानी स्व आकलन करने के बाद किया गया उसका विद्यार्थी समूह आकलन भी का समावेश किया गया कि समूह आवेश भी होना चाहिए, समूह आकलन भी होना चाहिए, न कि। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिक्षा, है ना, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जो है मानव शिशु, जो मानव शिशु होता है, कौन सी प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होता है, तो कौन सा प्रतिक्रिया जन्मजात होता है, तो स्कीमा, स्कीमा जो है मनुष्य के जन्मजात होता है। स्कीमा को ही जो है प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। स्कीमा को जो है प्रतिवर्त क्रिया, यानी कभी कभी स्कीमा ना लेके प्रतिवर्त क्रिया दे देगा, क्योंकि स्कीमा थोड़ा सा कॉमन वर्ड हो गया है, इसलिए प्रतिवर्त क्रिया देगा, तो प्रतिवर्त क्रिया मतलब ही स्कीमा होता है। आगे है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विभिन्न भाषाई पाठ पृष्ठभूमि में से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अगर वो शिक्षिका है, उसको विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। एक में करा कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना चाहिए, सम्मान की संस्कृति पैदा करना चाहिए, यानी सबके लिए सम्मान भाव रखना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी को अपने भाषा बोल लेने के बारे में करने प्रोत्साहित किया जाते हैं। अब भाषा को जो है, बच्चा को जो है प्रोत्साहित भी करना चाहिए अपनी भाषा में बोलने के लिए, ताकि वो अच्छा समझ पाए, अच्छा से इंटरेक्ट कर पाए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगा। कोई टीचर है, कोई शिक्षक है ना, तो अपने जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना है, तो कैसे बढ़ावा देगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसका आंसर दे रहा है, आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर करा कि लोगों को गैर रूढ़िवादी पेरेंटिंग भूमिका में प्रस्तुत करा। जो भी लोग होगा, जो भी समाज के व्यक्ति होगा, जो गैर जो रूढ़िवादिता चीज होगा उसमें पेरेंटिंग करवाएगा, उसमें उसको इन्वॉल्व करेगा, यानी लड़की का काम लड़का से करवाएगा और लड़का का काम लड़की से करवाएगा, है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया को सही व्याख्या करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया को सही व्याख्या करता है। तो समाजीकरण बच्चों कैसे हो सकता है, तो बच्चों का समाजीकरण जो होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है आंसर, करा कि 3 में करा है, करा बच्चों के विकास अनुवांशिक और परिवेशीय कारणों का जटिल अंतःक्रिया प्रभाव पड़ता है। सही बात है, बच्चों का विकास जो है जटिल प्रतिक्रिया करता है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर करा पियाजे, है ना, पियाजे, फिर पियाजे आ गया, है ना, पियाजे क्या बोला था,
पहले विचार बोला था कि पहले वो विचार आएगा तब भाषा आएगा। तो ही है कर पियाजे के पियाजे कर पियाजे है ना, पियाजे के सोपान क्रमिक विकास सिद्धांत का सही क्रम बताना है। कि सही विकास क्रम क्या बताया था? तो पहले संवेदी गामक बताया था। पियाजे जो है पहले बोला था कि संवेदी गामक होता है। उसके बाद जो है पियाजे ने बताया था संवेदी गामक के बाद पूर्व संक्रियात्मक के बारे में बताया था, है ना। किसके बारे में बताया था? पूर्व संक्रियात्मक के बारे में बताया था। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक के बाद जो है मूर्त क्रियात्मक के बारे में बताया था, है ना। क्या बताया था? मूर्त क्रियात्मक। अब मूर्त क्रियात्मक के बाद औपचारिक क्रियात्मक बताया था। औपचारिक क्रियात्मक या इसी को जो है पूर्व औपचारिक क्रियात्मक कह सकते हैं। यानी पियाजे ने दिया था क्रमिक विकास को बताया था कि पहले संवेदनगामी होता है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होता है, उसके बाद मूल संक्रियात्मक होता है, उसके बाद औपचारिक बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पियाजे का। हमेशा ये किसी भी एग्जाम में आना बहुत जरूरी है, मतलब सीटेट में आना बहुत जरूरी है। हमेशा क्वेश्चन से पूछते रहता है ना। फिर भी स्टूडेंट क्या करता है? कंफ्यूज होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले संवेदीगामी के बारे में बात करना, क्योंकि प्याज आदमी खाएगा तो पहले संवेदनशील होगा, है ना। जैसे संवेदी होगा तब पूर्व संक्रियात्मक ज्ञान आने लगेगा। जो पहले जो ज्ञान था उसका बात आने लगेगा। उसका बात जब आ जाएगा तो उसका प्रति मूर्त क्रियात्मक करने लगेगा। अब मूर्त क्रियात्मक हो जाएगा, उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक करने लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आंसर सही हो जाएगा। तो ये था सीडीपी संबंधित प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।